यूं तो भारत छोड़ो आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1942 में हुई, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि इससे पहले ही तैयार हो चुकी थी। आजादी को लेकर निर्णायक रूप से छिड़े इस आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी हुई है, जिससे समूचे विश्व के भविष्य की एक नई दिशा तय होने वाली थी। सितंबर 1939 में फ्रांस, पोलैंड और ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में शामिल थे और जल्द ही ब्रिटेन के तत्कालीन उपनिवेश कई और देश भी इसमें शामिल हो गए। 1941 के बाद मित्र राष्ट्र में अमेरिका और सोवियत संघ भी शामिल हो गए। ब्रिटिश फौजों की दक्षिण पूर्व एशिया में हार होने लगी थी और ये आशंका भी प्रबल होने लगी थी कि कहीं जापान भारत पर हमला न कर दे। भारत में भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वाधीनता की लड़ाई जोर पकड़ चुकी थी और ऐसे हालत में ब्रिटेन को भारत से समर्थन की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। मित्र देश अमेरिका, रूस और चीन लगातार ब्रिटेन पर दबाव बना रहे थे कि इस संकट की घड़ी में वो भारतीयों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करे। इधर भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी देश को आजाद कराने के लिए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाला। तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल ने 1939 को देश की विधायिका या कांग्रेस से बिना बात किए भारत को भी विश्व युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी, जो कांग्रेस को नागवार गुजरी। ब्रिटेन हर हालत में भारत का साथ चाहता था, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लगातार ब्रिटेन की हालत खस्ता होती जा रही थी। ब्रिटेन काफी दबाव में था। भारत का साथ हासिल करने के लिए ब्रिटेन ने क्रिप्स मिशन का दांव खेला, जिसके तहत सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन ने बकायदा एक योजना तैयार की, जिसके जरिए ब्रिटेन सरकार भारत को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए राजी हुई। हालांकि ब्रिटेन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं था। साथ ही क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में किसी समय सीमा का जिक्र भी नहीं किया गया था। ब्रिटेन भारत की सुरक्षा अपने हाथों में ही रखना चाहता था और साथ ही गवर्नर जनरल के वीटो अधिकारों में भी बदलाव नहीं चाहता था। कांग्रेस समेत भारतीय दलों ने क्रिप्स मिशन के सारे प्रस्तावों को खारिज कर दिया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों पर कड़ी टिप्पणी की। परिस्थितियां गंभीर होती जा रही थी। क्रिप्स मिशन से भारतीयों को निराशा मिली और जल्द ही उन्हें चले जाने का एहसास होने लगा। वहीं विश्व युद्ध के दौरान जापान भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा था। हालात यहाँ तक जा पहुँचे थे कि खुद महात्मा गांधी को हरिजन में लिखना पड़ा कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। जैसे जैसे दूसरा विश्व युद्ध आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे भारत की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही थी। महंगाई चरम पर थी और लोग इसके लिए अंग्रेजों को जिम्मेदार मान रहे थे। पूर्वी बंगाल में बहुत से लोगों को बिना मुआवजा दिए उनकी जमीनों से वंचित कर दिया गया। सेना के लिए किसानों के घर जबरदस्ती खाली करवाए गए। हर तरफ हाहाकार और असंतोष व्याप्त होने के बाद आखिरकार 1942 के अगस्त महीने का वो सूरज निकला, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो के आह्वान के साथ समूचे देश को आंदोलित कर दिया गया। हालांकि बात करें उस वक्त के दौर की, तो सभी नेताओं ने अंग्रेजों भारत छोड़ो को और बुलंद किया था और उसमें साथ दिया था लोगों ने भी। किस प्रकार का ये माहौल था, इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ अगर देखा जाए अगस्त क्रांति मैदान में हम हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ है विजय जी। विजय सर जो कि एक सर्वोदय मंडल से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ आचार्य विनोबा भावे के अनुयायी हैं। और हमारे साथ चैत्रा मैम भी है। चैत्रा मैम एक गांधीवादी विचारक है और शिक्षिका भी है। उनसे भी हम जानना चाहेंगे किस प्रकार से ये पूरा माहौल था। सबसे पहले विजय सर, हम आपसे बात करेंगे। उस वक्त का अगर माहौल देखा जाए 1942 का, तो ये नारा निकला था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन उससे पहले की अगर परिस्थिति हम देखें 10 साल पहले कई सारी बड़ी मूवमेंट उस वक्त भी हुई थी। चाहे फिर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की हम बात करें, साथ ही साथ संवैधानिक कायदे भंग की हम बात करें, तो आखिर 1942 में ही आखिर ये नारा क्यों बुलंद हुआ अंग्रेजों भारत छोड़ो? इससे पहले भी बड़े अगर देखा जाए मूवमेंट हुए थे, गांधी जी ने उसको नेतृत्व भी किया था। उसके पीछे का कारण क्या रहा? देखिए, गांधी जी के पीछे जनता तो पहले से थी, लेकिन वो जनता अहिंसक लड़ा के लिए और आंदोलन के लिए मानसिक रूप से तैयार थी, ऐसे गांधी जी को नहीं लग रहा था। विशेषतः जब चौरा चौरी का घटना घटी कि पुलिस चौकी को आग लगाकर उसमें कुछ अंग्रेज पुलिस भी जलाए गए, तो उन्होंने वो चौरा चौरी की आंदोलन 1 मिनट में पीछे ले लिया और उन्होंने जाहिर कर डाला
कि जनता अभी तक अहिंसक लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। जब गांधी जी को ये समझ में आ गया कि अब जनता उस तरह की तैयारी उसकी मानसिक हो गई है, तब उन्होंने 42 की ऐलान कर दिया। और एक उसके पीछे एक सेकंड वर्ल्ड वॉर की भी एक पार्श्वभूमि थी। गांधी जी की अपनी राय ये थी कि कोई अगर दिक्कत में है तो उसका फ़ायदा लेना ये अहिंसा के चौखट में नहीं बैठता है। हमको करना है तो उसको पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए, नहीं तो विरोध करना चाहिए। ऐसे स्थिति में और जनता भी गांधी जी से तो चाहती थी कि कोई ऐसा आंदोलन करे इस समय कि जो क्लिक हो जाएगा और हमें स्वातंत्र मिल जाएगा। उस आंदोलन के वक्त अगर देखा जाए कुछ अगर देश के हिस्सों में अगर हम बात करें, चाहे सातारा की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ पर स्वराज जो है कुछ ठिकानों पर स्थापित हो चुका था। लोग जो पब्लिक थी वहाँ स्थानिक लोगों के जरिए, वो कैसा हुआ था, उसमें लोग किस प्रकार से देखिए, अब उनके राजा थे हमारे महाराष्ट्र के, हाँ, उन्होंने अपना संस्थान लोकशाही पद्धति से उन्होंने कहा मैं राजा नहीं हूँ, अब प्रजातंत्र शुरू हो गया है। तो इस ढंग से ये चल ही रहा था, हर जगह ये चल रहा था। और संस्थानिकों को भी दिखाई दे रहा था कि अब हम संस्थानिक नहीं रहने वाले हैं, हमको आज नहीं कल जनता को अपनी सत्ता सौंपनी है। इसलिए जैसे समाज शास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे, वैसे संस्थानिक भी गांधी जी के पीछे खड़े रहे। इतना ही क्यों, टाटा बिरला जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको भी दिखाई दे रहा था कि अब स्वातंत्र नज़र में आ गया है, हाँ। और ये जो अंग्रेज का ऊँट है ये तिनका रखने पर नीचे बैठने ही वाला है, बिल्कुल, हाँ। तिनका रखने की एक ज़रूरत है। और वो समय गांधी जी ने पकड़ लिया। और अगस्त क्रांति मैदान पर जो हुआ ये तो हमारे लिए अपने प्रेरणादायी स्थान भी है और वो तारीख भी है। तारीख ज़रूर महत्वपूर्ण है, लेकिन ये आंदोलन कितना महत्वपूर्ण होगा स्वतंत्रता को लेकर, क्योंकि चूंकि ये अगर देखा जाए सबसे बड़ा आंदोलन स्वतंत्रता से पूर्व भारत ने, और भारत के जो अगर राजनेता कहें, नेता कहें या फिर लोग कहें, वो इसमें सम्मिलित हुए थे। कितना महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण उस समय भी था। और मुझे लगता है कि आज छोड़ो भारत का जो नारा था इसका अर्थ आज के संदर्भ में लेना चाहिए। गांधी जी ने सिर्फ अंग्रेजों को नहीं कहा कि छोड़ो भारत, जो शोषण व्यवस्था थी जो अंग्रेजों के माध्यम से इधर आई थी वो उनको नहीं चाहिए थी, वो जमींदारी होगी। इसलिए जमींदारी नहीं चाहिए तो गांधी जी ने उसी समय ट्रस्टीशिप की एक बात खड़ी की थी, जाति व्यवस्था की बात थी। जाति व्यवस्था और धर्म व्यवस्था में हस्तक्षेप कर कर अंग्रेज तोड़ो फोड़ो का खेल खेल रही थी। ऐसे समय गांधी जी ने हरिजन मासिक साप्ताहिक शुरू किया। ये जो सब बातें हैं और स्वामित्व विसर्जन की बात की, और ये सब जो गांधी जी ने ग्रामोद्योग का, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे जो बात की थी कि देहातों के जो काम थे वही निकाल लिए थे। इसके पहले तो हमारे यहाँ मुगलों का भी राज्य था, ऐसे बात नहीं थी, लेकिन मुगल आए तो देहात की व्यवस्था पर उसका असर नहीं हुआ काम पर। लेकिन अंग्रेजों ने जो बड़े बड़े कारखाने लाए, मिल लाए, तो गांधी जी ने ग्रामोद्योग को ये किया। इसलिए गांधी जी वो व्यवस्था भी नकार रहे थे। जो सारे मंत्र आज हम महात्मा गांधी जी के पढ़ रहे, जो कि आज भी प्रासंगिक है, उस वक्त वो कितना महत्वपूर्ण थे, उस वक्त का परिवेश क्या था? नहीं, उस समय देखिए ना, जो महिलाएं घूंघट में थी वो महिलाएं भी इस अगस्त क्रांति मैदान में आपको दिखाई देती है। तो छोटे छोटे लोग भी इसमें सहभागी होते गए और एक इतना बड़ा माहौल खड़ा हो गया इस क्रांति मैदान में। अगर उस समय के छोटे से क्लिप देखते हैं, वर्णन पढ़ते हैं, तो हमको पता चलता है कि इसी रास्ते पर क्या माहौल था। बिल्कुल, हाँ। और दूसरे दिन जब पकड़े गए तो उसके नेता नहीं है, ऐसे लोगों को नहीं लगा। नेता मौजूद है, क्योंकि नेता का विचार उनको जच रहा था। इसलिए नेता भले जेल में हो, लेकिन विचार ही उनके नेता हो गए और जनता आगे बढ़ गई। बिल्कुल, हालांकि यही कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण है कि उस विचार जो थे उस वक्त थे, जो आज भी प्रासंगिक है। हमारे साथ चित्रा मैम भी, हम आपसे बात करेंगे।
मैम, सबसे पहले से सर ने कहा कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा ज़रूर बुलंद हुआ था, लेकिन वो सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं था, वो एक व्यवस्था के खिलाफ था। क्योंकि अगर देखा जाए बापू जी के जिस प्रकार के विचार रहे हैं, आज के दौर में उनकी प्रासंगिकता आखिर कैसे देखते हैं आप? एक जो बहुत अहम मुद्दा जो विजय जी ने रखा है कि गांधी जी का डेफिनेटली जो लड़ा था वो लड़ाई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन सिर्फ राष्ट्रवाद के परिप्रेक्ष्य से उसे नहीं देखना चाहिए। वो एक तबका मुद्दा था जो एक इमीडिएट कंसर्न था, लेकिन साथ ही एक नई व्यवस्था यहाँ पे जो बनानी है उसकी सोच जो है वो गांधी जी के पूरे विचारों में बहुत सेंट्रल लेवल पे हमें देखने को मिलती है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भारत में ऐसी क्या चीज़ है जो भारतीयता है, जो यहाँ का सत्व है, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो भारत में गलत है। गांधी जी को जो यहाँ का सत्व ढूंढना था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी वो चाहते थे कि जो यहाँ से गलत चीज़ें जो हैं, गलत परंपराएं जो हैं, जो शोषण है, जो विषमता है, वो सब भी जानी चाहिए। अगर ब्रिटिशों के आने से पहले दुनिया भर के साथ हमारा जो व्यापार था उसमें अगर 20% हमारा शेयर था, तो इसका मतलब ये बनता है कि बड़े बड़े यहाँ पे उद्योग ना होते हुए भी जिसको हम आज कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं या जो रूरल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके बलबूते पे भी हम लोग वर्ल्ड मार्केट में अपना इतना बड़ा शेयर रख सकते थे। तो अगर ये रूरल इंडस्ट्री के साथ पॉसिबल है तो क्यों ना हम उसी को रिवाइव करने की बात सोचते हैं। ये बात कहीं पे गांधी जी के विचारों में हमें देखने को मिलती है, जिस विचार को आगे लेके जाने के लिए उन्होंने ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भी बनाई। और इस तरह से सोच का दूसरा एक जो एस्पेक्ट था वो ये था कि हमारा जो देश है, जो बहुत बड़ा, जिसमें भारी संख्या में जनसंख्या इसकी बहुत बड़ी है, उनको हम किस नज़रिए से देखते हैं। मतलब खाने के लिए इतने सारे पेट है ऐसे देखते हैं, या काम करने के लिए इतने सारे हाथ हैं ऐसे देखते हैं। तो गांधी जी का नज़रिया ये था कि मेरे यहाँ काम करने के लिए इतने सारे हाथ हैं, तो मैं इस देश में जो भी विकास की नीति लाऊंगा वो इन हाथों के जरिए लाऊंगा, उनको मैं काम दूंगा, ना कि उनसे काम छीन लूंगा। इसलिए बड़े जो उद्योग हैं उनको पूरी तरह से नाकारा नहीं गया, लेकिन उनका एक स्थान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो ही भारी मात्रा में आ जाए, बड़ी बड़ी मशीनें आ जाए और लोग फिर बेरोजगार हो जाए। विकास और साथ ही साथ विकास का तो ध्यान रखा ही था, लेकिन पर्यावरण के मामले में गांधी जी बहुत सजग थे। जी, स्वच्छता के मामले में बहुत सजग थे। और ये भी कहीं ना कहीं आज के परिप्रेक्ष्य देखते हैं, जितनी सरकारें आई है हर कोई कहता है कि स्वच्छ रखना है, स्वच्छ भारत करना है। हालांकि तब का ये पुराना विचार था, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। किस प्रकार से देखती है इसको आप? जी, जैसे कि आपने कहा कि इतने हाथ हैं काम करने के लिए, और स्वच्छता का भी इशू है, और बहुत सारे पर्यावरण से रिलेटेड भी इशू है। तो पर्यावरण का मुद्दा केवल स्वच्छता से निगड़ित नहीं है। तो पर्यावरण का मुद्दा ये भी है कि जब बड़े बड़े कारखाने आएंगे तो डिस्ट्रक्शन भी बहुत बड़ी मात्रा में होगा। हम लोग सभी पर्यावरण के लिए बहुत कंसर्न है, हम चाहते हैं कि पर्यावरण का रक्षण हो, लेकिन साथ में उसके लिए केवल पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात काफ़ी नहीं है। हमें इस तरह की विकास की नीति भी लानी है, हमें इस तरह का रोजगार भी लाना है कि जिससे पर्यावरण का डिस्ट्रक्शन ना हो। तो स्वच्छता तो बहुत ज़रूरी है। जो गांधी जी ने स्वच्छता को तो भगवान बोला था, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये उनकी हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन ये क्लीनलीनेस का मतलब केवल ये नहीं कि बस झाड़ू लगा दो और जो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कचरा दिखता है उसे हटा दो। हाँ, वो तो है ही ज़रूरी, लेकिन हम जो कचरा क्रिएट कर रहे हैं उस पर भी रोक हो जाए। जी, ई कचरा बना रहे हैं, प्लास्टिक का कचरा बना रहे हैं, जिस तरह से बड़े बड़े कारखानों से जो पोल्यूशन होता है, तो उसको कहीं से बेसिकली आपको उसको क्वेश्चन करना चाहिए, मूल रूप से जाके परिवर्तन होना चाहिए। बहुत बार ये होता है कि हम लोग ऊपर से चीज़ें कर देते हैं, लेकिन मूल रूप तक, नीचे तक जाके नहीं करते। गांधी जी की ये कोशिश थी, ये मांग थी कि हम लोग अगर ये बदलाव लाना है, पर्यावरण का अगर
प्रोटेक्शन करना है तो हमें नीति भी ऐसी लेनी चाहिए, अपनानी होगी कि जिससे पर्यावरण का रक्षण हो। लेकिन हालांकि बात करें विचारों की, ये विचार सिर्फ भारत में नहीं थे बल्कि वैश्विक स्तर पर भी थे जी। और इसीलिए गांधी जी अगर देखा जाए, उनके विचार अगर देखा जाए, भारत के अलावा अगर देखा जाए पूरे विश्व में माने जाते हैं और उनको शांति का प्रतीक भी कहा जाता है। तो ऐसे में आज के दौर में अगर देखा जाए विश्व शांति चूंकि एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सभी देशों के लिए, ये विचार कितने महत्वपूर्ण होंगे पूरे वर्ल्ड पीस के लिए? जिस तरह से ये इन्वेड करने की पूरी जो बात थी ना, वो कहीं पे अर्थनीति से जुड़ी हुई है। तो अगर हम ग्रामोद्योग को अपनाते हैं तो प्रोडक्शन भी एक कंट्रोल में रहेगा, दूसरे के मार्केट को इन्वेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो एक बात है ये भी कहीं पे विश्व शांति के लिए उनकी जुड़ी हुई बात है। और इसलिए ये बार बार गांधी जी के हमें लेखों में भी पढ़ने को मिलता है कि वो केवल ऐसे अपील नहीं कर रहे हैं कि भैया शांति अपना लो, शांति बहुत ज़रूरी है, या एक दूसरे से भाईचारे से रहो। वो भाईचारा बनाने के लिए आपको अपनी पूरी जीवन का जो जीने की पद्धति है उसे भी पूरी तरह से आपको बदलना पड़ेगा। ये बात गांधी जी के विचारों में बहुत अहम है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद इस पर। तो हमारे दोनों मेहमानों के साथ हमने देखा कि किस प्रकार से अगर देखा जाए अंग्रेजों भारत छोड़ो की शुरुआत हुई थी, लेकिन जिस दौर से शुरुआत हुई थी आज तक कितने गांधी जी के विचार प्रासंगिक है और उन पर आने वाला भारत किस प्रकार से चल रहा है, प्रगति पथ पर दौड़ रहा है, ये भी हमने जानने की कोशिश की। हालांकि मुंबई में सिर्फ अगस्त क्रांति मैदान नहीं बल्कि दूसरा महत्वपूर्ण स्थान भी है गांधी जी के जीवन में था और वो था मणि भवन। मेरे सहयोगी योगेश कुमार शीतल के साथ चलते हैं मणि भवन में। शुक्रिया शिशिर। इस वक्त हम गाम देवी में हैं जहाँ पे मणि भवन स्थित है। 17 साल महात्मा गांधी ने 1917 से 1934 के बीच की जो अवधि थी, इस बीच में जो 17 साल था उस दौरान कई बार वो यहाँ पे रुके। जो रेवाशंकर उनके मित्र थे वहाँ पे वो रेवाशंकर जवेरी यहाँ पे रहते थे और वो जब वो यहाँ आते थे मुंबई तो यही उनका ठहराव होता था, यहीं पे वो रुकते थे, यही उनकी गतिविधियाँ होती थी, जो उनकी पत्रकारिता की गतिविधियाँ थी, जो अलग अलग मीटिंग्स होती थी, जो बैठकें होती थी, जो फैसले लिए जाते थे, जो पहल करनी होती थी, जो नीतियाँ बनानी होती थी, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से तय करते थे, यहाँ पे रुकते थे। और इस जगह का महत्वपूर्ण इसलिए इस जगह को महत्वपूर्ण कहा गया है क्योंकि यहाँ एक एहसास है जो कि अभी भी जीवंत है। आइए हम देखते हैं कि अंदर से आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा सकते हैं। हमारे साथ हैं मीक्षा मजगांवकर जो कि यहाँ के कार्यकारी सचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन पर। आपका स्वागत है मेरे भवन में। हमें जरा बताइए कि क्या प्रासंगिकता है यहाँ की, क्या चीज़ें हैं जो कि सब लोगों को यहाँ पे खींच के लेकर आए? बिल्कुल, महात्मा गांधी फाइनली भारत देश में 1915 में आए। उनके गुरु आप कह सकते हो गोपाल कृष्ण गोखले, वो महात्मा गांधी आए थे देश की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके गुरु ने उनको कहा कि आप जिनकी सेवा करना चाहते हैं उन्हें पहले समझने की कोशिश करो, उनको देखो और बाद में ही वो शुरुआत करो। तो फिर यहाँ से महात्मा गांधी बिहार गए, वहाँ का चंपारण का सत्याग्रह वगैरह आप जानते हो। लेकिन सन 1917 से 1934 तक 17 to 34 महात्मा गांधी यहाँ रहे, इस इमारत में रहे और अपने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने यहाँ से किया। सन 1917 में जब वो यहाँ आए तब ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी। यहाँ जो है ये पूरी रेसिडेंशियल थी। मिस्टर रेवाशंकर जवेरी उसके मालिक थे इस बिल्डिंग के, और महात्मा गांधी यहाँ आया करते थे और मुख्यतः वो सेकंड फ्लोर पर रहा करते थे। वो खुद यहाँ 1917 में चरखा काटने सीखे, सूत की कताई कैसे करते वो सीखे और लोगों को उन्होंने सिखाया। फिर 1919 में वो बहुत बीमार हुए थे, मगर वो उन्होंने गाय भैंस का दूध लेना पूर्णतः बंद किया था। लेकिन क्योंकि आपको पता है आज भी वही प्रथा है, गाय और भैंसों का दूध जब निकालते हैं तो उन्हें बहुत कोई लगा के उनको बहुत त्रासदायी होती है, इसलिए उन्होंने बंद किया था। लेकिन उनकी अवस्था बहुत ही विकट थी और महात्मा गांधी को कहा गया था उनको कि
दूध के बिना नहीं चलेगा। फिर कस्तूरबा ने उन्हें कहा और बाकी लोगों ने, डॉक्टर ने वगैरह भी कहा कि तुम बकरी का दूध ले सकते हो, और उसका प्रथम प्रयोग यहीं से हुआ। महात्मा गांधी ने यहीं पहली बार बकरी का दूध लेना शुरू किया। बहुत बड़ी और बात है, यही वो जगह है मणि भवन जहाँ जी। पे उन्होंने पहली बार बकरी का दूध सेवन किया। सेवन पहली किया। बार जो पुस्तकालय है इसके बारे में जरा अगर आप प्रकाश डाल सकें। यस, ये किताबें जो है करीबन 50,000 किताबें है। यहाँ गांधी संशोधन केंद्र है। यह वी वेर एफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर MA एंड PhD इन गांधीयन थॉट एंड रूरल डेवलपमेंट। वो एफिलिएशन अभी भी है हमारा, मगर हम और जगह कहीं अभी करते हैं, जगह की बहुत ही कमी होती है। तो ये जो किताबें हैं वो स्वतंत्रता संग्राम में जो है पहले से 200-300 साल पहले की भी किताबें हैं। यहाँ बहुत ही रेयर किताबें हैं, और मुख्यतः मैं आपको, आप ये सेक्शन देख सकते हो, ये महात्मा गांधी ने खुद पढ़ी हुई किताबें हैं, ये सेक्शन पर्टिकुलरली। फिर वहाँ भी है, यह सेक्शन है, और बाकी किताबें जो है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में है, इतिहास के बारे में है, फिर सामाजिक विषयों पर ये है। जो दुर्लभ किताबें हैं, जब वो रहते थे यहाँ पे लंबे समय तक, तो अवधि क्या होती होगी, मतलब किस समय, क्योंकि वो पूरे दिन तो वो अपनी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। उसके बारे में बताता हूँ। ये किताबें जो है वो महात्मा गांधी ने पढ़ी हुई है, मगर बाकी जो किताबें हैं सब 50,000 किताबें हैं, यहाँ है और जगह भी है। तो वो किताबें जो है वो हमने बाद में खरीदी थी। 55 के बाद जब ये लाइब्रेरी हुई, ये मुख्यतः 2 विभाग है, लाइब्रेरी और म्यूजियम। जब लाइब्रेरी का प्रारंभ हुआ तब ये सब किताबें सब जगह से इकट्ठा की गई, पूरे भारत भर से की गई, परचेस करी गई, उस वक्त पर गई। बिल्कुल, पुस्तकालय है, काफी बृहत है, दुर्लभ किताबें हैं यहाँ पे, और इन किताबों में निश्चित तौर पर जो पन्ने हैं उन पन्नों में काफी ऐसी चीजें दर्ज होंगी जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, उस दौरान चल रहे अलग अलग अभियान, अलग अलग आंदोलन, अलग अलग तबके का सहयोग, तमाम चीजें जो है अपने में समाहित किया होगा। एक ज्ञान का सागर है जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं। महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी सन 1969, उस वक्त पूरे दुनिया ने उन्हें ऑनर किया था अपने कंट्री से स्टैम्प्स निकाल के। आप देखोगे उस वक्त करीबन 60 देशों ने महात्मा गांधी के ऊपर स्टैम्प निकाले थे। और हम आ गए हैं मणि भवन के पहले तल पे, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे कई सारे चित्र हैं महात्मा गांधी के, और उसमें कई सारे न्यूज़पेपर्स के कटिंग जो है, क्लिपिंग्स जो है, वो भी यहाँ पे हमें दिख रही है। रेयर फोटोग्राफ्स है महात्मा गांधी के, और असली फोटोग्राफ्स है, दे आर एक्चुअल फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स वगैरह नहीं है। कि आप देखोगे उनके माता पिता यहाँ है, यानी सभी एक्चुअल फोटोग्राफ्स है ये पूरे महात्मा गांधी के। ये साउथ अफ्रीका के हैं, वहाँ जो सब काम किया करते थे, ये सब साउथ अफ्रीका का ही पोर्शन है। समय पर जाना चाहिए तो वो साइकिल का भी प्रयोग किया करते थे चलने के लिए। अपनी दाढ़ी करते हैं विदाउट मिरर। करीबन देश के सभी भाषाओं का उनको थोड़ा थोड़ा नॉलेज था, और वो सिग्नेचर भी करते थे। आप यहाँ देख सकते हो वो सिग्नेचर्स। महात्मा गांधी ने हिटलर को लिखा हुआ यहाँ खत है। हम मणि भवन में हैं, जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा कि किस तरीके से वहाँ पे पुस्तकालय था, फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे आए जहाँ पे हमने चित्रावली देखा, और अब हम इस वक्त सेकेंड फ्लोर यानी कि दूसरे तल पर हैं, जहाँ पे हमें जो यहाँ के कार्यकारी सचिव हैं वो हमें बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे जो कि महात्मा गांधी से जुड़ी हुई हैं। महात्मा गांधी जब यहाँ आया करते थे तो इस कमरे में वो रहा करते थे। आप देख सकते हो वहाँ टेलीफोन है, वो महात्मा गांधी ने यूज किया हुआ है। फिर वहाँ किताबें हैं, जैसे कि बाइबल है, कुरान है, हमारी गीता है, वो तीनों किताबें वहाँ रखी है। ये सब और ये चरखे है। ये चरखे जो है वो केवल गांधी ने नहीं, लेकिन उस वक्त जो कार्यकर्ता आते थे, बहुत नेता आते थे, उन्होंने भी यूज किए हुए हैं। केवल वो टेलीफोन ही ओरिजिनल है, बाकी सब चीजें जो है टेलीफोन और वो पंखा, आप
पंखा आप देख सकते हो उस पर। वो करीब 100 हाँ, वो- साल पुराना हाँ, होगा। या, अगर हम 100 1917 या, जब अगर इसीलिए- उस समय की बात करें Yes. तो 1917 100 साल पुराना 100 करीब साल है, पुराना yes। वो फोन है और वो और जो है पंखा जो है वो है, आप देख ये सकते जो हैं। हम एक हरिजन का एक अंक जो अंक हम है, देख रहे हैं, या। ये जो यहाँ पे संपादन होता था, पहले या। प्रिंटिंग मशीन वगैरह होती थी यहाँ नहीं, पे? वो यहीं से संपादन करते थे और प्रेस से प्रिंट करवा लेते थे। यहाँ केवल संपादन होता था। यहाँ पे और हार्मोनियम सर्कल में जो बम्बई में है वहाँ उनकी प्रेस हुआ करती थी, जहाँ से अभी वो जन्मभूमि वगैरह निकलती है ना गुजराती, उस जगह हुआ करती थी। अब थोड़ा सा यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से महात्मा गांधी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते थे, लोगों को अभिवादन देते थे। यहीं से वो बातें भी करते थे लोगों के साथ। जब गर्मियाँ होती थी तब महात्मा गांधी इसी मकान के टेरेस पर रहा करते थे। वहाँ वो टेंट लगाते थे, इस ढंग का आप देख सकते हो, टेंट लगाते थे और वहीं वो सोया वगैरह रात को किया करते थे। गुरुदेव टैगोर को लिखा हुआ खत है। फिर ये उनका हैंड राइटिंग है। आई वॉन्ट वर्ड सिंपैथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइंड, ये उनका हैंड राइटिंग है। 5/4/30 को उन्होंने लिखी हुई है। ये वस्तु ये जो है वो रिप्लिकास है, उन्होंने यूज किए हुए। पर लेकिन ये जो है ना, ये काती हुई दिखती है, वो महात्मा गांधी और कस्तूरबा दोनों ने काते हुए हैं ये, और ये बाकी रिप्लिकास है। यहाँ जो है वो महात्मा गांधी की पूरी जीवनी डॉल्स के माध्यम से बताई गई है। 1969 में जब गांधी सेंटिनरी ईयर मनाया गया था तब इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा आप दिल्ली में भी ये पार्ट देख सकते हो वैसे। और 71 से ये हमने यहाँ लगाए हुए हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी लंदन गए थे तब वहाँ के बादशाह को मिलने गए थे। आप देख सकते हो वही हाफ नेकेड फकीर के वेश में थे, पंचा था केवल और शॉल लेके गए थे। फिर यहाँ जो है वो वहाँ के गरीबों के, लंदन के वर्कर्स, ये सब जो है वहाँ का गरीब बस्ती में भी वहाँ के लोगों को मिलने महात्मा गांधी गए थे। फिर वहाँ से आते वक्त लंदन से रोमा रोला से मिले थे वो 1931 में। तो हम मणि भवन से अब लौट रहे हैं। हमने देख लिया मणि भवन में किस तरीके से यहाँ पे तमाम सारी स्मृतियाँ, तमाम सारी यादें, तमाम सारी वैसी कहानियाँ जो कि महात्मा गांधी के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण पड़ाव रखती थी, वो यहाँ पे हमने जीवंत रूप उसका देखा। और अब जो है अब हम यहाँ से निकलेंगे। जो यहाँ के कार्यकारी सचिव हमारे साथ हैं नीलश्याम सर, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें दिखाया। और हम अब वापस जो है यहाँ से चलते हैं। हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। एक जाबाज